वेद अचानक नाम इतने प्यार से लेगा कियारा ने सोचा भी नहीं था। उसका चेहरा लाल हो गया और अचानक दिल धक धक करने लगा। तभी वेद ने कियारा के पास आकर धीरे से कान में कहा, दिमाग नाम की भी चीज होती है, कभी कभी चलाया करो वरना जंग लग जाएगी। कियारा ये सुनकर दंग रह गई और वेद को दूर धकेल कर मन ही मन बोली, दिस इडियट, इसने कहा कि मैं दिमाग नहीं चलाती। वो गुस्से से दांत पीसने लगी। तब वेद ने उंगली दिखाकर कहा, तुम्हें लगता है बस ढेर सारी जड़ी बूटियां एक बर्तन में फेंक देने से मेडिसिनल वाइन बन जाती है? तुम आरके इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट हो और ऐसी बेवकूफी भरी बात कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि कौन सी जड़ी बूटी किसके साथ मिलकर असर करती है और कौन सी मिलकर जहर बन जाती है? अगर ये नहीं पता तो तुम्हारी बनाई वाइन दवा नहीं होगी, जहर होगी और लोग ठीक होने के बजाय मर जाएंगे। ये सुनकर कियारा का चेहरा एकदम लाल हो गया। असल में उसे यह सब पता था, लेकिन बस वेद से बहस करने के चक्कर में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल गई थी। उसने गुस्से से पूछा, तुम्हें वो बिल्डिंग की जमीन क्यों चाहिए? वेद ने जवाब में कहा, वहां गार्डन एरिया काफी फर्टाइल है और वेयर हाउस के लिए भी सही जगह है, इसलिए जड़ी बूटियों की खेती करनी है मुझे, ताकि उससे मेडिसिन और मेडिसिनल वाइन्स रेडी हो। कियारा ने सर पकड़ लिया, यू इडियट, वो शहर का हाई एंड विला एरिया है, यहाँ लोग आलीशान घर बनाते हैं और तुम खेत बनाने चले हो। ये कोई गांव है क्या? समझते क्या हो खुद को, किसान? वेद मुस्कुराया और बोला, अरे तुम बस एक बार सोच के देखो, एक विला जो चारों तरफ फूलों और जड़ी बूटियों से घिरा हो, छत पर भी हरियाली, नीचे भी हरियाली, पूरा सुकून भरा नजारा, एकदम धरती पर स्वर्ग। कियारा गुस्से से फट पड़ी, तुम्हारा दिमाग खराब है? घर के चारों तरफ घास और बेलें उग जाए तो उसे विला नहीं कहते, उसे कब्रिस्तान कहते हैं। तभी वेद ने कहा, तुम्हें मेरी बनाई वाइन बेचनी है या नहीं? अगर तुम चाहती हो कि मैं फॉर्मूला कंपनी को दूं तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। बिना जड़ी बूटियों के मैं वाइन नहीं बना सकता, और जड़ी बूटियां खरीदने जाओगी तो आरके इंडस्ट्रीज बिक जाएंगी। वो सब मामूली जड़ी बूटी नहीं है। ये सुनकर कियारा की आंखें चौड़ी हो गई। वेद की बनाई मेडिसिनल वाइन की वजह से ही उसे वाइन इवेंट का इनविटेशन मिला था और वहां मौजूद लोग प्री ऑर्डर तक करने को तैयार थे। वो जानती थी कि वेद की बनाई वाइन इंडस्ट्री में तहलका मचा देगी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पहले तुम्हारी बनाई वाइन टेस्ट होगी, उसके बाद हमें लाइसेंस लेना होगा और तभी प्रोडक्शन शुरू होगा। वेद ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन हम सिर्फ 1000 बोतल का स्टॉक रखेंगे। कियारा ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? वेद ने जवाब में कहा, पहली चीज तो मुझे ये वाइन खुद बनानी पड़ेगी, मशीन में इसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो चीज लिमिटेड होती है वैल्यू उसी की होती है। जैसे तुमने वो डिजाइनर कपड़े खरीदे थे जिसके दुनिया में सिर्फ 100 पीस है। कियारा समझ गई और उसने हाँ में सर हिलाया। फिर बोली, अब नानी जी से मिलने चले? तभी पीछे से प्यारी सी आवाज आई, नानी जी तो पहले से यहाँ हैं। वेद ने पलट कर देखा तो अवंतिका और मोनिका हॉल में ही आ रहे थे। वेद ने तुरंत अवंतिका का हाथ थामा और उन्हें आराम से सोफे पर बिठाते हुए कहा, नानी आप क्यों आई? मुझे बुला लेती। अवंतिका ने वेद के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, मैं कोई कांच की गुड़िया थोड़ी ही हूं जो जरा सा चलूंगी तो टूट जाऊंगी। उसने फिर कियारा को पास आने का इशारा किया तो कियारा ने तुरंत झुककर आशीर्वाद लेते हुए कहा, नमस्ते नानी जी। अवंतिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और उसका चेहरा देखते हुए बोली, लोग सच कहते हैं, रायजादा खानदान की राजकुमारी तो चांद का टुकड़ा है। यह सुनकर कियारा ब्लश करने लगी और वेद मन ही मन बड़बड़ाया, बस इसकी शक्ल ही भोली और खूबसूरत है, दिल तो पूरी काली है, कोयले जैसी। तभी अवंतिका ने वेद और कियारा का हाथ एक दूसरे के हाथ में रखा। एक दूसरे की छुअन के एहसास से दोनों के दिल धड़कने लगे और दोनों एक दूसरे को चोर नजर से देखे। और अवंतिका उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों हमेशा खुश रहो और हमेशा साथ रहो। कियारा मन ही मन बोली, हमेशा नहीं, बस 1 साल की बात हुई थी दादी से, अभी तो 1 साल पूरा होने में कुछ महीने बाकी हैं। उसी वक्त वेद मन ही मन बुदबुदाया, इस चुड़ैल के साथ जिंदगी भर, अरे नहीं, सोचकर ही आत्मा बाहर आ जाएगी मेरी। अवंतिका ने कियारा को मोनिका से मिलवाते हुए कहा, कियारा इनसे मिलो, यह है डॉक्टर मोनिका। अब डॉक्टर कम मेरी बॉडीगार्ड और दोस्त ज्यादा है। कियारा ने मोनिका को भी ग्रीट किया। वहीं मोनिका मन ही मन वेद की तरफ देखकर चिढ़ते हुए बोली, इस लंगूर को ताजा अंगूर कैसे मिल गया? इसकी हरकत ऐसी है कि पागल बीवी भी इसे छोड़कर भाग जाए, और इसे शहर की सबसे सुंदर लड़की मिल गई। वाह रे किस्मत, एक तरफ हिमांशु गर्ग फ्री के नाना बन गए और दूसरी तरफ रायजादा खानदान की बेटी इसकी बीवी बन गई। अवंतिका ने बड़े प्यार से कियारा से बात की और उनसे बात करके कियारा को सावित्री देवी की याद आ गई और इसी वजह से वो अवंतिका को और रिस्पेक्ट और प्यार से ट्रीट करने लगी। उसने जब अवंतिका को गिफ्ट दिए तो अवंतिका के इशारे पर मोनिका ने अवंतिका के हाथ में एक बॉक्स पकड़ाया
और अवंतिका ने कियारा को ज्वेलरी बॉक्स देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से, मुंह दिखाई। कियारा ने बॉक्स खोलकर देखा तो अंदर एक खूबसूरत डायमंड का बेशकीमती हार था। बाद में वो लोग काफी देर बातें करते रहे और डिनर का टाइम हो गया। वेद ने अवंतिका की डाइट के हिसाब से खाना बनवाया था और कियारा खुद अवंतिका को अपने हाथ से खाना परोस रही थी। और वेद कियारा का रवैया देखकर हैरान था। उसे नहीं लगा था कि कियारा इतने प्यार से अवंतिका के साथ पेश आएगी। डिनर के बाद वेद ने एक बार फिर अवंतिका के पैरों का मसाज किया और थोड़ी देर बाद अवंतिका उसे डांटते हुए बोली, अब जाओ भी वेद, कियारा कमरे में इंतजार कर रही होगी। जी नानी, कहकर वेद उठकर कमरे से बाहर आ गया और मन ही मन बोला, अब क्या करूं, नानी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक साथ एक कमरे में नहीं रहते, कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोचते हुए वेद बाहर गार्डन में टहलने आ गया और टहलते हुए उसे महसूस हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए था। उसका सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग थे और वो जानबूझकर गुनगुनाते हुए उस तरफ चलने लगा जिस तरफ उसे अंदेशा था कि कोई है। उसे एहसास हुआ कि उस पर नजर रखने वाला पेड़ के पीछे दीवार की परछाई में छुपा है। वो मन ही मन बोला, लगता है फिर कोई एक्शन सीन होगा आज। ये लोग 2-3 दिन का भी आराम नहीं देते। माना मैं हीरो हूं, लेकिन कितना लड़वाओगे यार। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई राइटर मेरी कहानी लिख रहा है और जबरदस्ती का एक्शन सीन करवा रहा है। पहले तो वेद आराम से टहलते हुए बढ़ा, लेकिन अचानक उसने झटके से साइड लिया और कोने की तरफ दौड़ पड़ा। उसे आगे देख दीवार की परछाई में छुपा एक काला साया झटके से उठकर भागने लगा। वेद हल्की मुस्कान के साथ उसके पीछे लपका। कुछ ही सेकंड में दोनों के बीच का फासला कम हो गया। वो काले कपड़ों वाला आदमी सोच रहा था कि तेज भागकर वेद से पीछा छुड़ा लेगा, मगर पलट कर देखा तो वेद उसके थोड़े ही पीछे था। उसका दिल धक से रह गया और वो और तेज भागने लगा। ये आदमी है कि गाड़ी, इतना तेज कैसे भाग सकता है? ये कहकर अगले ही पल वो झटके से 4 मीटर ऊंची दीवार तक पहुंच गया। उसे लगा आखिरकार पीछा छूट गया, लेकिन पीछे देखा तो लगभग चीख पड़ा। वेद 10 कदम से भी कम दूरी पर था। इतना तेज, हे भगवान, ये तो कोई इंसान नहीं, पिछले जन्म का राक्षस है शायद। वो आदमी नीचे कूदने ही वाला था कि वेद ने बिना टाइम गंवाए उसे जोरदार लात मारी और वो आदमी दीवार से नीचे धड़ाम से गिरा। गिरने के बावजूद वो आदमी झटके से फौरन उठा और सड़क पर तेजी से भागने लगा। वेद भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। सामने चौराहे पर एक ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस से बहस कर रहा था। अरे सर, 70 की स्पीड भी स्पीडिंग है क्या? इतने लोगों को छोड़कर मुझे ही पकड़ा है। पुलिस वाले ने सख्ती से कहा। अबे ये रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ तेरे को बड़े बड़े बोर्ड नहीं दिख रहे? वो देख, वहां लिखा है कि 50 की स्पीड से गाड़ी चलाने का है। पढ़ना नहीं आता क्या तेरे को? चल चलान दे जल्दी। उसी वक्त दोनों के सामने से फुल स्पीड से 2 लोग भागते हुए गुजरे। ड्राइवर ने पुलिस वाले का हाथ पकड़कर कहा, देखा, ये चेक नहीं करोगे? ये तो 100 की स्पीड से भाग रहे थे, गाड़ी नहीं पैदल। पीछा क्यों नहीं कर रहे? पुलिस वाले ने उसे घूर कर कहा, अगर तुम भी अपनी टांगों से 100 की स्पीड से भाग सकते हो तो तुम्हें भी नहीं रोकूंगा। ड्राइवर यह सुनकर शॉक्ड रह गया। तभी जैसे उसके दिमाग की बत्ती जली और वो हड़बड़ा कर बोला, अपने मुंबई में भी सुपर आदमी आ गए क्या? ये इतनी तेज कैसे भागे? आगे गली में वेद उस आदमी को पछाड़ते हुए उसके आगे आ गया और फिर सामने से उसकी छाती पर लात मारते हुए बोला, यहाँ रेस चल रही है क्या? भागा ही जा रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।